बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इससे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मीन्स वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ, जीवन के बीच भिन्नताएं, विभिन्नताओं का प्रेजेंट होना पृथ्वी पर, ये कौन है? आपका बायोडाइवर्सिटी। मीन्स लिविंग बीइंग्स का प्रेजेंट रहना भिन्न भिन्न तरीके से किस पर? पृथ्वी पर। अब ये भिन्नताएं कैसे हो सकती हैं? हो सकता है ये स्पीसीज वेरिएबिलिटी हो सकता है वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो सकता है ये इकोसिस्टम वेरिएबिलिटी हो। ठीक है, तो हम बात करें उन्हीं लिविंग बीइंग्स को कंजर्व करने की बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंजर्व करने की क्या जरूरत पड़ी? मान लीजिए पृथ्वी पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब मान लीजिए कोई स्पीसीज ऐसी है जो एक्सटिंक्ट अवस्था में जा चुकी है, मींस वो रेयर पहुंच गई है, एक या दो बची हुई है। तो उस स्पीसीज को बचाने के लिए हम उसको कंजर्व करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट टर्म पर वो क्या करे? रिप्रोड्यूस कर जाए वो, और उससे उसके द्वारा बहुत सारे प्रोजेनेटर्स बन जाए, जिससे कि नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाए। तो उसको कंज्यूम करने के लिए हमारा ये क्या बन जाता है? ऑब्जेक्टिव बन जाता है, जिससे हम क्या करें? इसको प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, सो यही बेनिफिट रहता है, जिसको हम आगे वाली आने वाली जनरेशन को दिखा सके कि देखो ये बहुत ही एक्सटिंक्ट स्पीसीज थी जो हमने बचा ली। तो देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है? इट इज द प्रोटेक्शन एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सस्टेनेबल बेनिफिट्स। मींस भविष्य में आने वाले फायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनको प्रोटेक्ट कर लेना, उनको बचा लेना ही क्या है? आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। तो ये फर्दर टू टाइप्स के रहते हैं। कौन कौन से? इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ध्यान रखना, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे लिविंग बीइंग जो जिस सिचुएशन में है वहीं पर उन्हें कंजर्व कर दिया जाए, उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया जाए। इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सिटू को ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। इस सिटू का मतलब है सिचुएशन। ठीक है, और ध्यान रखना इनको जब कंजर्व किया जाएगा इन सिचुएशन, तो इन सिचुएशन में इनका जो एरिया रहेगा वो बहुत ही वाइड रहेगा, बहुत बड़ा एरिया रहेगा। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? उनके जहां पर लिविंग बीइंग रह रहे हैं, जहां पर उनका हैबिटाट है, उनके हैबिटाट में कंजर्व ना करके उनका दूसरा हैबिट, उन्हें दूसरी जगह कंजर्व कर देना, उन्हें प्रोटेक्ट कर देना दूसरे एरिया में। ठीक है, इसको क्यों करते हैं? इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर हंटर्स रहते हैं, इनके प्रेडिटर्स इनको रेयर मींस क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको बाहर किया जाता है। ठीक है, तो कंजर्व आउट ऑफ देयर हैबिटाट, इनको बाहर कर दिया जाए, वो होता है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन या फिर ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, हम बात करेंगे पहले इन सिटू कंजर्वेशन की। इन सिटू कंजर्वेशन टू टाइप्स के, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या रहते हैं हम बता देते हैं। मान लीजिए हम अपने इंडिया की बात करें, तो इंडिया में ऐसे रीजन्स हैं जहां पर हमें पता है कि ये जो प्लांट स्पीसीज हैं ये कहीं ना कहीं रेयर केसेस में जाने वाली है, रेयर स्टेज में पहुंच जाएंगी। ठीक है, और बहुत ही हमें दिखाई दे रहा है बहुत ही रेयर स्पीसीज बची हुई हैं, तो हम उस पूरे पार्ट को बोल देते हैं कि ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्स रीजन ऑफ स्पीसीज करना है हमें। तो वो कौन कौन सी है? जैसे कि हमारे पास एग्जांपल रहते हैं बायोडाइवर्सिटी के, जैसे हमारा हिमालयन रीजन है, वेस्टर्न घाट है, तो वो इसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटेक्टेड एरियाज को बात करेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड रहते हैं फर्दर। तो 4 कौन कौन से हैं? देखो, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रोव्स। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या रहते हैं? ऐसा लैंड एरिया या फिर वाटर एरिया जिसको बहुत बड़े तरीके से कंजर्व किया जाता है, बट देयर इज नो डिस्टर्बेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, वो आप डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, आप विजिट नहीं कर सकते। तो बायोस्फीयर रिजर्व से हमारे पास में पूरे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें नंदा देवी है जो उत्तराखंड का बायोस्फीयर रिजर्व है, नौकरी क्रेज मेघालय का है, एंड पन्ना, पन्ना कहाँ का है आपका? पन्ना है आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो याद रखना ही पन्ना कहाँ का है। ठीक है, तो देखो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? देखो, नेशनल पार्क भी ऐसा वाइड एरिया रहता है जिसको, ऐसा लैंड एरिया जिसको क्या किया जाता है? कंजर्व करा जाता है, बट ये वाइड तरीके से करा जाता है। वही डेफिनेशन रहेगी, प्रोटेक्टेड एरिया है तो डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क जो 1936 में खोला गया था। उत्तराखंड में प्रेजेंट है, काजीरंगा आसाम में प्रेजेंट है, राजाची नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में ही है, जो राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, सॉरी, राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। पेरियार नेशनल पार्क ये केरल में प्रेजेंट है, ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर इसको बोल दीजिए वाइल्ड लाइफ मेनेजरी। ठीक है, दोनों ही मीनिंग एक ही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो सेक्रेड ग्रुप्स, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप्स माने सेक्रेड फॉरेस्ट बोल दीजिए। ग्रुप्स का मतलब रहता है द स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, द स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज,
एक रो में प्रेजेंट रहना बहुत सारे ग्रुप ऑफ ट्रीज का, तो वही रहता है आपका ग्रुप। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड माने पवित्र होना। तो यहाँ के रीजन कौन कौन से, वेस्टर्न घाट, अरावली, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर आपका झारखंड में प्रेजेंट रहता है, अरावली दिल्ली रायसेना वाला पार्ट, और वेस्टर्न घाट आपको पता ही है, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज है। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर सेक्रेड ग्रुप पेड़ों को कौन सा कंजर्व किया जाता है, तो होता है कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत सारे अपने धर्म के चक्कर में पेड़ों को काट देते हैं कि नहीं ये पेड़ चाहिए होते हैं, तो धर्म के चक्कर में काट देते हैं, और वैसे भी व्यापार करने लग जाते हैं। तो उनका व्यापार ना हो, और ये पवित्र इसलिए लिखा गया क्योंकि वहां पर चंदन के पेड़ और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनको कंजर्व करा जाए और जिससे हम बचा सके। तो उनको बचाने के लिए हमें इनको भी कंजर्व करा जाता है, यहाँ पर भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा NC2 का क्या था, एक्सप्लेनेशन था। हम बात करते हैं अब XC2 कंजर्वेशन की। XC2 हमने बता दिया, ध्यान रखना इसको, इसका हमेशा वाइड एरिया रहता है, बहुत बड़े क्षेत्र में ये आराम से, यहाँ के एनिमल्स आराम से घूम सकते हैं बहुत लंबे तरीके से। ठीक है, और इसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं रहता जितना इसमें खर्चा रह जाता है, और लेकिन खर्चा भी ज्यादा होता है और थोड़ा कम एरिया भी ये क्या कर पाते हैं, कंजर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो XC2 कंजर्वेशन टू टाइप्स के हैं, प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ गेम। तो प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज की बात कर लेते हैं, मींस ऐसी स्पीसीज जो रेयर केसेस में जाने वाले हैं, जो एक्सटिंक्ट अवस्था में है, तो उनको हम कंजर्व कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आप ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहती हैं थोड़ी सी, आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क क्या है, जूलॉजिकल पार्क जैसे कि हमारे एग्जांपल है राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क है जो पुणे महाराष्ट्र में है, अलीपुर जूलॉजिकल पार्क है जो हमारा कहां पर है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल थे लेकिन बॉटनिकल गार्डन में हमने वही रखा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये तो विजिट किया होगा आप में से किसी ने, तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में आप जीप पर जाके आराम से जो एनिमल्स हैं आप आराम से उनको विजिट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, रणथंबोर सरिस्का राजस्थान का रीजन है, पेंच महाराष्ट्र का रीजन है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टिश्यू कल्चर, सीड बैंक, प्रोटेक्शन ऑफ गैमीट की बात कर रहे हैं, तो ये फर्दर 3 टाइप्स के, टिश्यू कल्चर, सीड बैंक एंड जीन बैंक। ठीक है, तो देखो टिश्यू कल्चर क्या होता है। अब देखो टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन क्या रहती है, टिश्यू कल्चर मींस इट इज अ टेक्निक, it is a technique that involves to grow the tissues or the buds in a sterile environment मीन्स एक ऐसा कंट्रोल इन्वायरमेंट रहता है जहां पर टिश्यूज को आगे जाके उनके सेल डिवीजन को बिल्कुल जाके कंजर्व कर लिया जाता है, जिससे कि फर्दर हम उस प्लांट की खेती कर पाए या फिर क्रॉप्स को बना पाए और लोगों को वेराइटी के रूप में दे पाए, तो आपका वो रहता है आपका टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेरल मींस ऐसा एनवायरमेंट रहता है जहां पर कोई भी क्या नहीं रहता, आइसोलेशन रहता है, मींस स्टेराइल एनवायरमेंट रहता है, बिल्कुल न्यूट्रलाइज एनवायरमेंट। ठीक है, सीड बैंक क्या रहता है, प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स, मींस ऐसे बहुत सारे सीड्स का प्रिजर्वेशन करना जो आगे डाइवर्सिटी रूप से हम स्पीसीज को दे सकते हैं, तो उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए हम उनको क्या कर देते हैं, उनके सीड्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, जेनेटिकली। अब देखो जीन बैंक क्या है, जीन बैंक होता है प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म का जीन बैंक में, ये भी जीन बैंक में ही आता है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। अब यहाँ पर आता है जीन बैंक, ऐसे कैसे, तो जर्म प्लाज्म का मतलब रहता है, जर्म प्लाज्म को बोले तो द टोटल सम ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, इसमें पूरे ही जितनी भी आनुवंशिक क्रियाएं रहती हैं वो सब इसी में क्या रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसको ही अगर कंजर्व कर दिया जाए, और ध्यान रखना इन दोनों को ऐसे लो टेम्परेचर पर कंजर्व करा जाता है, बहुत ही लो टेम्परेचर रहता है जहां पर कोई भी जेनेटिक एक्टिविटीज नहीं हो पाती है। ठीक है, जेनेटिक अगर मान लीजिए कोई जेनेटिक एक्टिविटीज नहीं हुई तो वो तो उसी अवस्था में रहेगा और हम जब चाहे उनको ओपन कर सकते हैं। अगर एक्टिविटीज हो गई तो वो हो सकता है वो जर्मिनेट कर जाए, जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाए, जर्म प्लाज्म में से कोई और एक्टिविटीज ओपन हो जाए, तो इसीलिए इनको बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। ठीक है, अप्रोक्स बोले तो 150 से ऊपर, अप्रोक्स माइनस 165 के अप्रोक्स इनको रखा जाता है, जिससे कि ये जो मटेरियल्स है, जो जेनेटिकली मटेरियल्स है, इनको कंजर्व करके हम आगे फर्दर फ्यूचर में उनको क्या कर पाए, डाइवर्स कर पाए। ठीक है, तो ये आपका मेन इंपोर्टेंट पार्ट था, ये ध्यान रखना। जीन बैंक क्या होता है,
सीड बैंक क्या रहता है, टिश्यू कल्चर क्या रहता है, ठीक है। बात करते हैं इनकी, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है कि बीएसआई इनका हेडक्वार्टर कहां पर है और ये किस लिए आपका प्रेजेंट है। तो बीएसआई है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका जो सबसे पहले स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 13 फेब 1890 को हुआ था, 1890 को। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये भी ध्यान रखना। ये सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन गवर्नमेंट ने इनको क्या किया है, बनाया है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। इट इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना है। आईसीएआर क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ध्यान रखना, अब ये इंडियन काउंसिल नहीं रही है, अब ये बन गया इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ध्यान रखना। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 जुलाई 1929। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, इस मिनिस्ट्री में आता है, ध्यान रखना। तो सीएसआईआर क्या है, तो सीएसआईआर का डेफिनेशन ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म सभी को याद होनी चाहिए। तो सीएसआईआर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 सितंबर 1942। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली है, ओके, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखो, ये भी उसी में आएगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब डीबीटी देख लो, डीबीटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी जुड़ गई तो टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री में आएगा। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फैब 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, हेडक्वार्टर को हिंदी में मुख्यालय बोलते हैं, न्यू दिल्ली में है, ज्यादातर न्यू दिल्ली में है, लेकिन फिर भी आपको पॉइंटेड आउट अपने ब्रेन में रखने पड़ेंगे। हाँ, इसका आंसर ये है। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। नेक्स्ट देखो एनबीपीजीआर। एनबीपीजीआर का मतलब क्या, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। मींस क्या, एनबीपीजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। 1976 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और ये भी उसी में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ओके। ये आपको इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल कंफर्म तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको टिक कर पाए, ओके। टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।